अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक दिन में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। अब से कुछ देर पहले भी एक हो गई, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा कि MQM में हो क्या रहा है। अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर कंवर नवीद जमील ने कहा कि फारूक सत्तार ने बहादुराबाद आने का कहा फारूक सत्तार को, मगर वो नहीं आए। अब राब्ता कमेटी उनके पास जाएगी और उन्हें बहादुराबाद आने की दावत देगी। सूरत हाल इतनी कशीदा हो चुकी है कि कई माह से बैरून मुल्क रहने वाले MQM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी को भी एंट्री देना पड़ी, जिनकी तरफ से अब तक खामोशी थी, मगर उनकी एंट्री भी खामोशी से ही हुई। उनकी आवाज़ नहीं आई। रात गए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फारूक सत्तार को फ़ोन किया। फ़ोन उन्होंने किया हुआ था। फारूक सत्तार साहब ने मीडिया के कैमरों के सामने, माइक के सामने उनसे बात की, और क्या बात की आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं बीच में तो किसी की कॉल नहीं लूँगा। हैदर भाई, आपने भी लोगों को कहा है सपोर्ट बहादुराबाद, तो मैं आपकी कॉल लूँगा इस वक्त? क्या बात कर रहे हैं आप यार? आपके मैंने देखे हैं मैसेजेस, मैंने देखे हैं हैदर भाई, मैंने देखे हैं मैसेजेस, मैंने देखे हैं। फारूक सत्तार बात कर रहा हूँ, फारूक सत्तार बात कर रहा हूँ। मतलब पार्टी बन रहे हैं कनाडा में बैठकर, तो गलत है ये भी। पार्टी बन रहे हैं कनाडा में बैठकर। मैंने खुद आपके मैसेजेस देखे हैं। उसके बाद आगे चलकर इस रवैये के हवाले से इस बात पर माजरत भी की फारूक सत्तार साहब ने कि लहजे की तलखी के हवाले से, मगर जो कैमरों के सामने होना था वो हो गया। नाराज़ हुए हैदर अब्बास रिजवी साहब को वो सुना भी रहे थे। इस वक्त हमारे साथ कनाडा से MQM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी साहब मौजूद हैं। हैदर अब्बास रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया साहब, इतने दिन बाद आपने खामोशी तोड़ी। उसमें भी आपकी आवाज़ आवाम को नहीं आई, फारूक सत्तार साहब की आई। वो तकरीबन आपको डांट ही रहे थे, और उसके बाद ये सारा का सारा मामला हुआ। आप क्यों आमिर खान और फैसल सब्जवारी और इस सारे ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं? उन्होंने आपके मैसेजेस भी देखे हैं, और फिर ये सारा का सारा मामला कैमरों के सामने हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब खान साहब। कल इत्तेफाक से फारूक भाई ने ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी कॉल ले ली। और फारूक सत्तार भाई हमारे बड़े हैं, हमारे कन्वीनर हैं, जाहिर है कि हमारी पार्टी को हेड कर रहे हैं। और एक इंतहाई तकलीफदेह सूरत हाल से इस वक्त न सिर्फ पूरी कौम, MQM के तमाम कारकुनान, MQM के तमाम जिम्मेदारान, यकीनन फारूक सत्तार भाई भी एक ऐसी ही सूरत हाल से गुजर रहे होंगे कि जिसमें कर्ब और अजियत सबके जहनों पर है। ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जो शायद MQM ने न पहले कभी देखी है, न कभी सुनी है। और जाहिर है कि मुल्क से दूर, हजारों मील दूर बैठकर मेरा भी दिल कोहता है सूरत हाल को देखकर। हमारी 30-35 साल जिद्दोजहद जो रही है, जाहिर है वो इन दिनों को देखने के लिए तो नहीं थी, मगर बहरहाल, और उसमें अपनी कोशिश करना कि सूरत हाल को किसी तरीके से संभाला जा सके। अगर मेरी कुछ थोड़ी बहुत सुनी जा सकती हो कहीं पर भी, तो यकीनन अपना रोल प्ले करना मेरे ख्याल से इस वक्त MQM के हर कारकुन और हर जिम्मेदार की जिम्मेदारी है। और वही मैंने भी कोशिश की है कि किसी तरीके से सूरत हाल को बेहतर बनाकर अवाम को, MQM के कारकुनान को और पूरी MQM को इस तकलीफदेह सूरत हाल से निकाला जा सके। और जाहिर है कि कल अगर फारूक सत्तार भाई ने कुछ सख्त सुस्त कह भी दिया है तो वो बड़े हैं, उनका इस्तेकाफ है, वो कह सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी कोशिशें बहरहाल इस सिमत में जितना भी हो सका जारी रखने की कोशिश करता रहूंगा। सब मसला ये कि उन्होंने क्या कहा, और वो बड़े हैं, ये मामला तो आप कह रहे हैं कि वो कह सकते हैं, मगर उन्होंने क्यों कहा ये बड़ा मसला है। क्योंकि उन्होंने कहा इसलिए, जिसकी वजह भी उन्होंने कैमरों के सामने बताई, कि एक तरफ आप उनसे बात करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आपके मैसेजेस उन्होंने देखे हैं कि आप लोगों को कर रहे हैं कि बहादुराबाद को सपोर्ट करें, तो आप तकलीफ में ज़रूर हैं, मगर आप भी इस तकसीम में, वो जो उन्होंने कहा उनके मुताबिक, इस तकसीम में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। देखो शाहजेब भाई, बात यह है कि इस पूरी सूरत हाल में जो भी कंसर्न लोग हैं, चाहे वो अवाम हो, चाहे वो कारकुनान हो, चाहे वो जिम्मेदारान हो, चाहे वो पार्टी कन्वीनर हो, सबकी अपनी अपनी एक राय तो हो सकती है,
मगर उस राय के अबव एंड बियॉन्ड जाकर भी, उस राय से आगे जाकर भी पार्टी मफाद को सामने रखकर, मुस्तकबिल को सामने रखकर इंसान अपनी सी कोशिशें करता है। जाहिर है कि अभी हम ये देख रहे हैं कि दो तरह की सोच जो है वो प्रेवलेंट है इस वक्त। एक सोच ये है कि एमक्यूएम को अब आगे बढ़ना चाहिए और एक वसीतर मशावरती अमल से गुजरने के बाद एक जमहूरी तरीके से आगे ले जाना चाहिए। एक सोच इस तरीके की है कि जो कुछ भी हो, कोई ना कोई पर्सनालिटी के हवाले से चीजें बहरहाल आगे बढ़े। तो जाहिर है कि हर कारकुन की, हर जिम्मेदार की, आवाम की अपनी सोच हो सकती है, मगर सोच के बावजूद पार्टी मफादात जो है वो बुलंदतर है, अजीमतर है, बड़े हैं, और उनको सामने रखकर बहरहाल मशावरती अमल के तहत जो है वो चीजें कसरत राय या इत्तेफाक राय से हो जानी चाहिए। सब जिस दूसरी सोच की आप बात कर रहे हैं वो ज़ाहिर फारूक सत्तार साहब की है। वो कह रहे हैं मैं सरबराह हूं तो मेरी बात सुनी भी जाए, और जो दूसरा वाला मामला है वो कह रहे हैं कि पार्टी में सबकी बात हो और मुशावरत से बात आगे बढ़े। मगर फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि मुशावरत हुई थी, एक शख्स पर तो मेरी बात मान लेते, और दूसरा रिजवी साहब 30-35 साल ये एक आदमी के कहने पे ही चली है ना पार्टी, ये इसी तरीके से चली है। तो पार्टी का मिजाज अब बदल गया है कि एक और रहनुमा कबूल नहीं, या फिर फारूक सत्तार साहब की शख्सियत में वो ताकत नहीं जो अल्ताफ हुसैन साहब की शख्सियत में थी, जिसके कहने पर सब बंद भी हो जाता था, कुछ मिनट में सब खुल भी जाता था, कुछ मिनट में सब इस्तीफे भी दे देते थे, वापस भी ले लेते थे, उनके साथ रो भी लेते थे, उनके साथ हंस भी लेते थे। ये पर्सनैलिटी का मसला है फारूक सत्तार साहब। देखिए, फारूक भाई की जो कुर्बानियां हैं और फारूक भाई की जो मेहनत है उस पर तो सवाल भी नहीं हो सकता। और बहुत उन्होंने 23 अगस्त के बाद भी जिस तरीके से पूरी तहरीक को एक मुश्किल से निकालने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, वो सबके सामने है। और फिर एक चीज और भी है कि हम सब तमाम लोग फारूक भाई को एक इंतहाई मजबूत कन्वीनर ऑफ द पार्टी देखना चाहते हैं, मगर हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि जाहिर है कि पार्टी मजबूत होगी तो कन्वीनर मजबूत होगा, ये भी एक चीज है। तो पार्टी मजबूत रहनी चाहिए, कन्वीनर मजबूत रहना चाहिए, और मेरे ख्याल से अवाम भी यही देखना चाहते हैं। अपनी मजबूती के साथ फारूक सत्तार साहब कैसे पार्टी को कमजोर कर रहे हैं एग्जैक्टली? मैं तो वसीतर मशावरती अमल को और पार्टी की मजबूती को ही इस बात की जमानत समझता हूं कि एमक्यूएम आगे बढ़ सकती है और कामयाबी की मंजिलें तय कर सकती है। रिजवी साहब, आपको लगता है कि ये इस तरीके से, जिस तरीके से पार्टी के मामलात हुए हैं, मीडिया के सामने आए हैं, ये पार्टी वाकई इस तरीके से बगैर टूट फूट के आगे बढ़ सकती है, जिसमें इतने सारे ग्रुप हैं और जो बहादुराबाद का ग्रुप है उसके अंदर भी ग्रुप्स हैं, तो ये पार्टी बढ़ सकती है, ये पार्टी यहाँ से ग्रुप दर ग्रुप टूट भी सकती है? शायद मैं इस बात को शायद मानने से कासिर हूं कि एमक्यूएम में कोई ग्रुप है, ना पीआईबी कोई ग्रुप है, ना बहादुराबाद कोई ग्रुप है। और जाहिर है कि जिस फेज से एमक्यूएम गुजर रही है उसमें नई नई सूरत हाल और नए नए तजर्बात सामने आ रहे हैं। एमक्यूएम एक और जो है वो इर्तिकाई अमल और एक और मैच्योरिटी लेवल से गुजर रही है, और जाहिर है कि इसमें सीखने के मौके हैं, और मुझे यकीन है इस बात का। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सिचुएशन से भी इंशाल्लाह हम बाहर निकल आएंगे। रिजवी साहब एग्जैक्टली कैसे निकलेंगे? रिजवी साहब एग्जैक्टली कैसे निकलेंगे? एक पार्टी जो अपने बानी के जाने के बाद एक सेनेट के टिकट पर सारे मीडिया के सामने सबने देख लिया क्या हुआ, आपने एक कॉल की तो फारूक सत्तार साहब ने वो भी सारे दुनिया ने देख लिया कि आपकी कॉल के साथ क्या किया। जो सेनेट के टिकट पे पार्टी नहीं ठहर पा रही, जो सेनेट के टिकट पे सारा का सारा मामला मीडिया के सामने लाके रख दिया है, वो एमपीएस के 100 से ऊपर टिकट, एमएनएस के कोई 50 के करीब टिकट आपने देने हैं, जिसमें से 20-22 आप लोग जीतते भी हैं। वो कैसे, ये सारा मामला कैसे करेंगे, कैंपेन कैसे करेंगे, जो एक सेनेट के टिकट पे पार्टी सारा का सारा मीडिया देख रहा है कि क्या हो रहा है पूरी कौम? मेरे ख्याल से इसको बार बार ना दोहराइए शायद, क्योंकि फारूक भाई बड़े भाई हैं और उनको ये इख्तियार है, ये हक है कि वो डांट डपट भी कर सकते हैं, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि जाहिर है कि इस पूरे जो प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, जो मुश्किल वक्त और एक मुश्किल घड़ी से हम गुजर रहे हैं,
और ये जो एक सूरत हाल डेवलप हुई है, जाहिर है कि इससे हम लर्न भी करेंगे और जाहिर है कि इसका कोई नतीजा भी बरामद होगा। और मुझे यकीन है कि इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद एमक्यूएम और ज्यादा मजबूत होगी और जाहिर है कि अगले फैसले भी इसी तजर्बे की रोशनी में ही किए जाएंगे इंशाल्लाह। मतलब ये एक बात मुझे बताइए कि एक जमाना था जब ऑफ द रिकॉर्ड भी अगर किसी से बात करें, ऑफ द रिकॉर्ड, कैमरे के सामने नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड भी किसी एमक्यूएम के रहनुमा से बात करें, तब भी पार्टी के हवाले से, पार्टी की क़यादत के हवाले से मजाल थी कि दो जुमले भी किसी की तरफ से निकल जाएं। और अब मीडिया के सामने जो भी हो रहा है, जिसका दिल चाह रहा है हर आधे घंटे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो ये पार्टी जो थी, ये उर्दू बोलने वालों का, क्योंकि ज़ाहिर कहती है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उनके मफाद में एक हुई थी या फिर अल्ताफ हुसैन साहब के डर में एक हुई थी? वो डर खत्म हो गया तो ना मफाद नजर आ रहा है ना कुछ, जिसका दिल चाह रहा है कैमरों के सामने आके बात कर रहा है। जो ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बोलते थे वो कैमरों के सामने आके बोल रहे 30-35 साल में। ये हो क्या रहा है? शायद देखिए, एक तो ये एमक्यूएम जो है ये उर्दू बोलने वालों की नहीं, मुहाजिरों की और जो अर्बन सिंध की सोल रिप्रेजेंटेटिव जमात है, अर्बन सिंध की सोल रिप्रेजेंटेटिव जमात है। और जाहिर है कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि पार्टी एक इर्तिकाई अमल से गुजर रही है और एक ऐसी सूरत हाल में पार्टी आगे बढ़ रही है जबकि वो नित नए तजर्बात पार्टी के सामने आ रहे हैं जो पहले पार्टी के सामने कभी नहीं आए। और सबके लिए ये एक नई सूरत हाल है, एक लर्निंग कर्व है। और जाहिर है कि ये एक लर्निंग कर्व से गुजरने के बाद मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल एमक्यूएम का और एमक्यूएम इंशाल्लाह पहले से ज्यादा मजबूत और तवाना होकर निकलेगी। मतलब आप इसका सॉल्यूशन क्या सजेस्ट करते हैं? आपने एमक्यूएम को जाहिर देखा है, इस वक्त आप कनाडा में हैं, क्या सॉल्यूशन है? कौन पीछे हटे आपकी नज़र में? फारूक सत्तार साहब को ज़रा पीछे हटना चाहिए या फिर जो बहादुराबाद कैंप है उसको ज़रा पीछे हटना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से तो मशावरत, फिर मशावरत और उसके बाद फिर मशावरत और आखिरी वक्त तक मशावरत ही इस मसले का हल है। ना किसी को पीछे हटना चाहिए, ना किसी को झुकना चाहिए, ना किसी को टूटना चाहिए। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। सब बहुत अहम है, सब बहुत अजीज हैं। पार्टी मफादात जो है वो बहरहाल सबसे बालातर हैं और वो अवाम जो कि एमक्यूएम को दामे दरमे कदमे सुखने मैंडेट देते रहे और सब कुछ देते रहे हैं, उनके मफादात अजीम तर हैं। और फिर उनके मजबूत होने से पाकिस्तान की मजबूती और पाकिस्तान का जो पूरा एक सिनेरियो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से उसको सामने रखते हुए जो मशावरत का अमल है, मुझे अभी शायद मेरे ख्याल से जो एमक्यूएम की राब्ते कमेटी है वो इस वक्त भी फारूक सत्तार भाई की रिहाइशगाह पर मौजूद है। तो यही वो रास्ता है। ये राउंड बार बार चलते रहे हैं और ये राउंड बार बार चल भी रहे हैं, फिर वो मीडिया पर आकर भी सारा का सारा मामला हो जाता है। आपने कहा सब बड़े अहम हैं, सबकी आपकी नज़र में भी कामरान टिसोरी इतने ही अहम है? डिप्टी कन्वीनर बना दिया जाना और उनका सेनेटर बनना आपकी नज़र में भी उतना ही अहम है? देखिए, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि शख्सियात बहुत अहम नहीं है, बल्कि वो लोग कि जिन्होंने एमक्यूएम को हर दौर में मैंडेट दिया है, दामे दरमे कदमे सुखने कलम एमक्यूएम के साथ रहे हैं, उनके मफादात और पाकिस्तानी मफादात जो हैं वो अजीम तर हैं। और जाहिर एक ऐसी सूरत हाल में मशावरत 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 और मशावरत ही सूरत हाल का हल है। कल की कॉल के बाद आपकी फिर आपने बाद में बात हो गई थी फारूक सत्तार साहब से? जी, मेरी बात हुई थी मेरे भाई, बिल्कुल हुई थी। कुछ अच्छे से हो गई? आपने गिला किया या उन्होंने? उनके तो गिले खैर पूरे पाकिस्तान ने ही देख लिए, फिर आपने क्या गिला किया या क्या हुआ, क्या उसका मंतक? मैंने उनके सामने वही दोहराया था जो मैंने आपके सामने अर्ज किया है कि आप बड़े हैं, आप इसको बिल्कुल दिल पर मत लीजिए और अपनी सी जो कोशिश है वो हर कारकुन की जिम्मेदारी है, वो भी तमाम लोग कर रहे हैं, मेरी भी छोटी सी कोशिशें हैं और इंशाल्लाह ये कोशिशें एमक्यूएम के वसीतर मफाद में जारी रहेंगी। हैदर साहब, आप खुद कब आ रहे हैं पाकिस्तान? देखिए, अभी तो उसका फैसला भी जाहिर है पार्टी को ही करना है, मैं हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता। तो हैदर साहब, टिकट तो आप खुद करा सकते हैं अपना?
देखिए, मैं आज कर रहा हूँ ना कि मैं एमक्यूएम की राष्ट्रीय कमेटी का रुकन हूँ और पार्टी के ताबे हूँ। दिल तो चाहता है कि फौरन उड़ के आ जाऊं, मगर ये कि जो पार्टी मुनासिब समझेगी जाहिर है उसको फॉलो करना मेरी जिम्मेदारी। पार्टी ने मना किया है आपको आने से? मेरे ख्याल से इस पर भी कुछ मशावरत बाकी है। नहीं, वो क्योंकि इन्होंने तो बाकायदा तौर पर फारूक सत्तार साहब ने कहा था कि लंदन वाले लंदन से मशवरे ना दें, पाकिस्तान आके पार्टी चला ले। तो डॉक्टर नदीम नुसरत उन सबको कह रहे थे कि पार्टी यहाँ आके चलाएं, आपको कह रहे हैं आप वहीं रहें, और फिर आप पे तंज भी कर रहे हैं मीडिया के कैमरों के सामने कि कनाडा से बैठकर इंटरफेयर ना करें। जब खुद का हुआ है बाहर कनाडा में रहें, तो फिर इस किस्म की बातें आवाम के सामने क्यों कर रहे हैं फारूक सत्तार साहब? नहीं, देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि किसी को मोरिद इल्जाम न ठहराएं। जो मशावरत है वही सोल्यूशन है तमाम तर मसाइल का। मशावरत और सिर्फ मशावरत। तो ये मशावरत, इस पर ये जब ये वाला मामला तय हो जाएगा तो फिर आपके पाकिस्तान आने पर मशावरत करेगी पार्टी? अब ये मुझे अंदाजा नहीं है कि किस वक्त करेंगे, मगर जाहिर है कि इस वक्त जो टॉप प्रायोरिटी है हाल से बाहर निकलना एग्जैक्टली क्योंकि ज़ाती तौर पर पिछले अपने इस इंटरव्यूज़ के करियर में मैंने देखा है कि आप कितने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कमिटेड कारकुन हैं, किस तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का केस लड़ते रहे हैं, हर फोरम पर जाकर लड़ते रहे हैं। ज़ाती तौर पर आप क्यों नहीं आना चाहेंगे पाकिस्तान जब पार्टी इतने ज़्यादा क्राइसिस में है? कोई एक वजह है इसकी, या आपकी पर्सनल चॉइस है, पार्टी ने कहा हुआ है, या कोई और मामला है? क्या है जब आप पार्टी के लिए इतना जब दर्द भी रखते हैं, और वो सबने देखा भी है कि रखते हैं? मैंने आपको इसका जवाब दिया है कि जाहिर है कि कौन ऐसा होगा जो अपने अहले खाना से दूर, बीवी बच्चों से दूर, अपनी माँ से दूर, अपने घर से, मोहल्लों से, अपने मुल्क से दूर रहना चाहेगा। मगर जाहिर है कि कुछ चीजें पार्टी मशावरत पर मौकूफ हैं और पार्टी मशावरत से ही फैसला करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल आखिर में, एक सिंगल सोर्स ऑफ पावर, सेंटर ऑफ कमांड के बगैर ये पार्टी चल सकती है? आपको इस बात का यकीन है? मैं सुन नहीं पाया, जरा दोबारा फरमा दीजिए। एक जो सिंगल सोर्स ऑफ पावर है, जो सेंटर ऑफ कमांड है, जो कि अल्ताफ हुसैन साहब थे, उनकी एब्सेंस में ये पार्टी वाकई आपके ख्याल में चल सकती है, या पाक सर जमीन पार्टी बुरी तरीके से आपकी पार्टी को डैमेज करती नजर आ रही होगी और नजर आ रहा होगा कि ये एमक्यूएम नहीं चल सकती है? मेरे ख्याल से न सिर्फ एमक्यूएम चलेगी, बल्कि इंशाल्लाह अपने इस लर्निंग कर्व को क्रॉस करते हुए मजबूत से मजबूत तर होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हैदर अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, कनाडा से हमें ज्वाइन करे। इस सारे के सारे जो मामला हुआ कल, जो फारूक सत्तार साहब ने किया, कह रहे थे बड़े हैं वो कर सकते हैं, उसके बाद भी मेरी उनसे बात हुई थी। 3 दिन से जारी इन इख्तलाफात और कशीदगी के बाद ये वाज़ेह होती नज़र आ रही है बात कि अगर सेनेट टिकट का मामला हल भी हो गया तो भी एमक्यूएम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँच चुका है। फारूक सत्तार इस वक्त जहाँ तक सीनियर लीडरशिप की बात है उस मामले में तनहा दिखाई दे रहे हैं। आज दोनों ग्रुप्स ने अपने अपने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करा दिए। 4 सीटें मिल सकती हैं, मगर 17 फॉर्म जमा हुए हैं। तो फिर कौन जीतेगा? कहीं कोई और इस तकसीम का फ़ायदा ना उठा ले, ये भी बात बड़ी अहम है। क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो 4 सेनेटर मुंतखब करा सकती है, कागजात जमा कराए गए हैं 17 लोगों के, मगर कोई दूसरा फ़ायदा तो नहीं ले जाएगा? ये 4 सेनेटर भी मुंतखब एमक्यूएम करा पाएगी या नहीं? दोनों ग्रुप्स की तरफ से अलग अलग फॉर्म जमा कराए गए और इस दौरान इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर दोनों धड़ों के रहनुमा मिले भी। रात को गिले शिकवे करने वाले फैसल सब्जवारी जब फारूक सत्तार से मिले तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। फारूक सत्तार ने उन्हें गले लगाया, सर पर हाथ रखा, तसल्ली दी, मगर थोड़ी देर बाद फैसल सब्जवारी ने मीडिया से बात करते हुए फिर से क्या कहा, गिला भी किया। और फारूक सत्तार ने कामरान टिसोरी का नाम वापस लेने की शर्त ये रखी कि राब्ता कमेटी भी अपनी तजवीज़ करदा नाम वापस ले, मगर फारूक सत्तार फिर भी नहीं आए। हम इस बात तक पे आमादा हो गए थे, फारूक सत्तार भाई की जानिब से ये तजवीज़ आई कि भाई ठीक है, अगर कामरान टिसोरी साहब नहीं होते हैं तो फिर अमीनुल हक भाई, शब्बीर भाई, बैरिस्टर फ़ारूक नसीम, नसीम जलील भाई, ये भी ना हो कोई नए नाम राब्ता कमेटी तजवीज़ कर। फिर अल्लाह ही जाने कहाँ से किसने क्या मशवरा दिया कि ये बात आ गई सामने कि नहीं, फारूक भाई की जानिब से कोई 8-10 नाम पार्टी से बाहर के तजवीज़ किए जाएंगे और उनमें से ही आप लोग चुन लीजिएगा। हमने कहा फारूक भाई ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है, आप तशरीफ़ ले आएँ, बैठ के बात कर लें। बहुत मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि फारूक भाई तशरीफ़ नहीं ला सके। बहुत इंतज़ार किया साथियों ने और उसके बाद भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करे फारूक भाई से 10 बार अदब से गुजारिश की कि आप तशरीफ़ लाएँ, आपकी सरबराही में लोग जाएंगे नॉमिनेशन। आमिर भाई ने आखिर दीगर तमाम जिम्मेदारान के साथ कहा फारूक भाई कोई नाम फाइनल नहीं है, आप आएँ, आप फाइनल करें। फारूक ने कहा अच्छा मैं बताता हूँ। फिर सुबह 5 सवा 5 बजे कहा कि नहीं अच्छा चलें, अभी तो नॉमिनेशन जमा कराएँ फिर देख लेते हैं।
तो मेरे भाई इट टेक्स टू टू टैंगो, ताली दो हाथ से बजती है, हमारा तो हाथ हवा में ही है। फैसल सब्जवारी का गिला अपनी जगह, मगर फारूक सत्तार का दावा है कि रात उन्होंने मुसालिहतकारों को बता दिया था कि वो बहादुराबाद आ रहे हैं, फिर उनको रोकने के बावजूद, उनके रोकने के बावजूद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मैं मसालिहतकारों से वादा कर चुका हूं कि मैं आ रहा हूं, बस आखिरी गुफ्तो शनीद। भाई ये जो मेरे साथ भी साथी खड़े हुए हैं, मुझे भी तो राय मशवरा करना होता है। तो मैं जब आ रहा हूं तो इतनी उजलत क्या थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? पहला सवाल तो मेरा ये है। जैसे ही मुझे पता चला सीढ़ियां उतरते हुए कि भाई वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, मैंने उसी वक्त ख्वाजा इज़हारुल हसन भाई को और कंवर नवेद भाई को कहा कि नवेद भाई रोके उनको। आप यकीन करें, मैंने कहा कि रोके, हम आ रहे हैं। दोनों तरफ से ये बातें मीडिया पर की गई, गिले शिकवे भी किए गए, नाराज भी हुए, मगर साथ ही खबरदार कर रहे हैं कि अगर इख्तलाफात ख़त्म ना हुए तो बड़ा नुकसान होगा। बहादुराबाद ग्रुप के फैसल सब्जवारी ने कहा कि इख्तलाफात अगर ख़त्म ना हुए तो बहुत नुकसान होगा, वो तकसीम के एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेंगे। इख्तलाफात अल्लाह न करे मेरे मुंह में खाक, अगर ख़त्म नहीं हो पाए तो बहुत बुरा होगा और हम में से कोई भी नहीं चाहता कि बुरा हो। पीएसपी के साथ जब एक इत्तेहाद में जाने की बात हुई थी, इतना नुकसान एमकेएम पाकिस्तान को उन 2 रोज़ में नहीं पहुंचा था जितना पिछले 4 रोज़ में पहुंच चुका है। अल्लाह न करे मेरे मुंह में खाक, अगर बात तकसीम तक जा पहुंची तो शायद हम में से बहुत सारे इंतहाई कदम उठाना सियासी तौर के ऊपर, उसको तो हम कबूल कर लेंगे, लेकिन हम तकसीम के एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेंगे। फैसल सब्जवारी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि राबता कमेटी के तयशुदा नामों से हटकर फॉर्म जमा कराए गए, ऐसा माजी में कभी नहीं हुआ। आपने देख लिया कि बदकिस्मती के साथ आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में राबता कमेटी की जानिब से जो उम्मीदवारों के नाम तय किए गए थे, उससे हटकर भी काफ़ी नामों के वहाँ कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं, जो एमकेएम की तारीख में कभी नहीं हुआ और अभी भी नहीं होना चाहिए था। हमें बहुत अफसोस है, हम बहुत शर्मिंदा हैं इसके ऊपर। फैसल सब्जवारी जिस बात पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं, शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं, इस हवाले से फारूक सत्तार ने दावा किया कि फॉर्म जमा कराने का फैसला मिलकर किया, मुकम्मल हमआहंगी है। हमारे दरमियान मुकम्मल हमआहंगी है, जो भी फैसला किया हमने मिलके किया। बज़ाहिर नॉमिनेशन हमने अलहदा भी किया, लेकिन हमने ये तय करके किया ना, तो मेरे ख्याल में आम खाने चाहिए, अब पेड़ गिनने की ज़रूरत नहीं। क्या दोनों ग्रुप्स के दरमियान वाकई मुकम्मल हमआहंगी है या फिर मामला कुछ और है, वाज़ेह नहीं हो रहा। और अब तक हाल ये है कि जब एमकेएम के रहनुमा फरोग नसीम ने वाज़ेह किया कि पार्टी का आइन कन्वीनर को वीटो पावर नहीं देता, तो फारूक सत्तार मानने को ही तैयार ना हुए कि फरोग नसीम ऐसा कह सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, वो उसके कन्वीनर को कोई वीटो पावर नहीं देता और ना कोई ओवरराइडिंग पावर देता है। ये ओवरराइडिंग पावर सब लोग सुन लें, राब्ता कमेटी के पास है, और राब्ता कमेटी की अक्सरियत जिसके पास है, 2/3 मेजॉरिटी जिसके पास है, तो वो कन्वीनर ला भी सकता है, बदल भी सकता है। फरोग नसीम भाई ने बिल फर्ज ये कहा भी है, मेरे लिए ये नाकाबिल फ़हम है, मैं यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ये यकीन नहीं कि वो ये बात कह सकते हैं, चाहे आप कुछ भी करें, आप कुछ भी करें। आज दिन भर यही होता रहा। फारूक सत्तार ने 2 बार मीडिया से बात की, फैसल सब्जवारी ने 2 बार मीडिया से बात की, और इसी तरह दीगर रहनुमा भी बार बार मीडिया से बात करते रहे। और यह सिलसिला रात गए शुरू हुआ जब फैसल सब्जवारी की तरफ से शिकवा किया गया और फारूक सत्तार ने जवाब शिकवा किया। भाइयों के इख्तलाफ को अगर हम घर में ही रखते, चौराहे पर ये हंडियां ना फोड़ते, अक्लमंदी और दानिशमंदी तो यही है। 1 बरस से जिम्मेदारी की भूख, ओहदे की भूख, अवामी नुमाइंदगी की भूख जो परवान चढ़ाई गई है। फैसल सब्जवारी भाई ने कड़वी कसीली बातें की हैं, जो कि हमारे दरमियान जो एक दूसरे के साथ इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, सिर्फ फारूक भाई को फारूक भाई कह देने से उनकी इज्जत और एहतराम का तकाजा पूरा नहीं होता। मसला उस नकबजनी से है कि जो एमकेएम की बुलंदोबाला फसील पर करने की कोशिश की जा रही है, उस मसनूई तकसीम से है कि जो
सेनेट की नशिस्तों की बंदर बांट की बुनियाद के ऊपर की जा रही है। सेनेट की आप कह रहे हैं कि सेनेट की सीट की बंदर बांट का मसला है, तो भाई लगता है उजलत और जल्दी तो आपको कहीं आखिरी दिन निकल ना जाए। हमारे पास इस तंजीम के हर फैसले का मुकम्मल इख्तियार मौजूद है। अगर सरबराह का ये इख्तियार भी नहीं है कि वो कहे कि भाई राब्ता कमेटी के इजलास को मैं हेड करूंगा, उसमें है कि अगर राब्ता कमेटी के सरबराह कन्वीनर मौजूद नहीं है तो कोई डिप्टी कन्वीनर मीटिंग कर सकता है, वरना मीटिंग ही नहीं हो सकती। शब्बीर अहमद कायम खानी भाई आंसुओं के साथ, मोहम्मद हुसैन भाई आंसुओं के साथ चले गए यहाँ से। अगर शब्बीर कायम खानी भाई वहाँ रोए, अमीनुल हक भाई वहाँ रोए, मैं अपना कंधा ऑफर करता हूँ उनको कि इस पे सर रख के रोए। इससे पहले एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के नाराज अरकान पीआईबी कैंप पहुंचे, लेकिन सेनेट नशिस्तों के मामले पर कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। मायूस होकर सब वापस लौट गए। तो फिर कंवर नवेद जमील अंदर ही रह गए, वो बाहर नहीं आए और फिर गुस्से में बहादुराबाद ग्रुप उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता दिखाई दिया। नवेद भाई को ले कहाँ है? नवेद भाई को निकाल कर लाए। आज नवेद भाई को लेकर आए। आप जाके नवेद भाई को लेके आऊंगा। नहीं ना, वो साजिद किया है ना, करेगा। यार नवेद भाई लेकर आओ, नवेद भाई आ रहे गुज़िश्ता रात से अब तक यही कुछ हो रहा है, मीडिया के कैमरों के सामने हो रहा है, सारी आवाम देख रही है। वो एमक्यूएम जिसमें इख्तलाफात की खबरें 3 दहाइयों तक कभी बाहर नहीं आती थी, जो उनके पार्टी के बानी की तरफ से कह दिया जाता था वो हो जाता था, ऑफ द रिकॉर्ड भी जिसके रहनुमा कोई बात नहीं करते थे, वो सब बातें मीडिया के सामने हो रही हैं। नाराज़ी दिखाई दे रही है, गुस्सा नज़र आ रहा है, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, गले मिलकर रोया जा रहा है और फिर इख्तलाफात ना होने की बातें भी की जा रही हैं। ये सब कुछ मीडिया के कैमरों के सामने हो रहा है और बात किसी हल की तरफ बढ़ती दिखाई नहीं दे रही। एमक्यूएम लंदन और बानी मुत्तहदा से अलहदा हुए एमक्यूएम पाकिस्तान को 17 माह से ज़ायद का अरसा गुजर गया है, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल से निकल नहीं पा रही। फारूक सत्तार एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह तो बन गए, लेकिन पहले दिन से उनकी क़यादत पर पार्टी के अंदर से सवालात और इख्तलाफात की खबरें सामने आती रहीं। पहले पार्टी आइन तब्दीली का तनाज़ा सामने आया। पार्टी आइन में फारूक सत्तार ने ऐसी तब्दीलियाँ की जिससे उनके पास बेपनाह इख्तियारात आ गए। फिर उसके बाद पार्टी में तकसीम की दूसरी मिसाल गुज़िश्ता साल नवंबर में दिखाई दी, जब एमक्यूएम और पीएसपी में इंजमाम की कोशिश की गई। एमक्यूएम के रहनुमा खासतौर पर आमिर खान की तरफ से बगावत की कोशिश की गई और फिर सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने बैरून मुल्क होते हुए फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल दिया और पार्टी कारकुनान को व्हाट्सएप पर पैगामात भेजे, जिस पर फारूक सत्तार ने सख्त नाराज़गी का इजहार भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आमिर खान से बेदिली से हाथ मिलाया और नहीं मिले सही तरीके से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार की तरफ से पार्टी क़यादत से अलग होने के फैसले और फिर दोबारा से पार्टी क़यादत संभालने के बाद ये तासुर उभरा कि एमक्यूएम पर फारूक सत्तार की गिरफ्त मजबूत हो गई, मगर उसके बावजूद भी इख्तलाफात बरकरार रहे। बहरहाल फारूक सत्तार की नवंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 1 माह बाद ही फारूक सत्तार ने सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान को तंजीमी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर एक शो कॉज नोटिस जारी किया। इस शो कॉज नोटिस की तरदीद होती रही, मगर फारूक सत्तार ने आमिर खान को शो कॉज नोटिस भेजा था, जिसमें पूछा गया था कि आमिर खान 5 नवंबर के कराची जलसे में क्यों मौजूद नहीं थे। यह पूछा गया कि अली रज़ा आब्दी को व्हाट्सएप आपने क्यों किया, दुबई से वापस आते हुए APMSO के व्हाट्सएप ग्रुप पर पैगाम आपने क्यों चलाया, एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आपने वॉइस मैसेज क्यों भेजा, पार्टी इख्तलाफात से मुताल्लिक सलमान मुजाहिद बलोच के बयान पर उनकी तारीफ आपने क्यों की। शोकॉज में हर सवाल के आखिर में लिखा था कि इन हालात में आमिर भाई हम कैसे साथ चल सकते हैं, और ये भी लिखा गया कि या तो आप यानी आमिर खान पार्टी संभाल लें या मैं यानी फारूक सत्तार घर बैठ जाता हूँ। फारूक सत्तार के शो कॉज नोटिस का जवाब भी आमिर खान ने दिया, जिसके बाद एक कमेटी बनाई गई जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी, कंवर नवेद जमील, वसीम अख्तर और सरदार अहमद पर मुश्तमिल कमेटी ने फैसला किया कि आमिर खान संगीन गलती के मुर्तकिब हुए और आमिर खान को अपने इस फेल पर मुआजरत करनी चाहिए। फिर राब्ता कमेटी का 6 घंटे तवील इजलास हुआ, मगर इख्तलाफात किसी न किसी सूरत मौजूद रहे और वो कमेटी जिसने फैसला आमिर खान के खिलाफ दिया था वो भी आज आमिर खान के साथ उसके रहनुमा चाहे वसीम अख्तर हों या कंवर नवेद जमील हों या खालिद मकबूल सिद्दीकी हों, वो इस तरफ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। उस इजलास के बाद भी ये तासुर सामने आया कि अब एमक्यूएम में इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे और पार्टी फारूक सत्तार के फैसलों को तस्लीम करेगी। साथ ही हमारे प्रोग्राम में मुत्तहदा के रहनुमा फैसल सदवारी ने वाज़ेह किया था कि फारूक सत्तार सरबराह हैं
कायद नहीं। कि जो लीडरशिप है उसका सीनियरिटी से ज़्यादा ताल्लुक है नहीं। नवाज शरीफ साहब की पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब से सीनियर है मगर लीडर वो हैं। इमरान खान साहब की पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो सियासत में इमरान खान साहब से बहुत सीनियर हैं मगर लीडर इमरान खान है, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी अलग होती है, सीनियरिटी अलग होती है। तो फारूक सत्तार साहब में वो लीडरशिप क्वालिटी है जो पार्टी को यूनाइटेड रख सके, आपके ख्याल में या नहीं? मेरे ख्याल में एमक्यूएम पाकिस्तान मुत्तहदा है, मुत्तहिद है, यूनाइटेड है, पहली बात। और दूसरी बात, फारूक सत्तार साहब एमक्यूएम के सरबराह हैं, एमक्यूएम के कायद नहीं हैं। हमारी यही ख्वाहिश होगी कि वो सरबराह ही हों और हम वो जमहूरी तरीके से फ़ैसले कर रहे हैं, उन जमहूरी फ़ैसलों की हम आगे जाके तरवीज करें, अपनी तंजीम को आगे लेकर जाएं, लोगों को जो बल्दियाती हवालों से शिकायत है उनका ज़ाला करें और 2018 के इंतखाबात में एमक्यूएम पाकिस्तान को फारूक सत्तार साहब की सरबराही में हम कामयाबी दिलाएं। इसी इंटरव्यू में जब कामरान टिसोरी के हवाले से सवाल किया गया था कि वो बहुत तेज़ी से तरक्की करके डिप्टी कन्वीनर बने हैं, तो उस पर ज़रूर खुद हैरत का इजहार करते नजर आ रहे थे फैसल सतवारी साहब। और फिर उन्हीं को टिकट देने के हवाले से एमक्यूएम में ये फूट पड़ी, जिस पर फारूक सत्तार साहब कहते हैं मसला टिकट का नहीं, दूसरे मामलात हैं जो मैं आवाम के सामने नहीं रख सकता। फारूक सत्तार को पार्टी सरबराह बने 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन उन पर पार्टी का एतमाद नहीं बन पा रहा। एमक्यूएम पाकिस्तान को मुत्तहिद नहीं रख पा रहे। पार्टी में ग्रुपिंग अब मजीद खुलकर सामने आ गई है। और आम बात यह कि 3 मार्च को सेनेट के इंतखाबात होने हैं। एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली फैसला करेंगे कि कौन सेनेट में एमक्यूएम की नुमाइंदगी करेगा। अगर ये तफरीक बरकरार रही और इख्तलाफात बढ़ते रहे तो सेनेट इंतखाबात में एमक्यूएम को बड़ा धचका भी लग सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी जितने वो सेनेटर बना सकते हैं उससे ज़्यादा उम्मीदवार उतारे हैं मैदान में। पाक सरज़मीन पार्टी जिनका एक भी एमपीए नहीं है, जो इस मैंडेट को अल्ताफ़ हुसैन का मैंडेट कहते रहे हैं, उन्होंने भी सेनेट में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो एमक्यूएम अपने इख्तलाफात ख़त्म करेगी या फिर किसी धचके के लिए सेनेट इंतखाबात में तैयार रहेगी, ये अब देखना होगा। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई कोई साजिश नहीं। मेरिट पर किसी के खिलाफ केस बनता है तो दरगुजर नहीं होगा। ये बातें आज कहीं चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब ऑफिस लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए। चेयरमैन नैब ने यह शिकवा भी किया कि हुकूमत पंजाब के इदारे ताउन नहीं कर रहे। इदारे को पोलिटिसाइज न करें। ये अदारा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के लिए नहीं आया। नैब की एफिलिएशन सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के साथ। अगर मेरिट पर किसी के ख़िलाफ़ केस बनता है तो ख्वाह वो कोई भी हो, मैं उसे दरगुजर नहीं करूँगा। कभी किसी का फेस ना देखा है ना आइंदा देखूँगा। मुझे सिर्फ केस देखना है। साजिश का सवाल, इंतकामी कार्रवाई का सवाल, ये न कभी पैदा हुआ है और न मैं आइंदा पैदा होने दूंगा। कुछ इदारे, स्पेशली मैं हुकूमत पंजाब के इदारों की बात कर रहा हूँ, उनसे अदम तावन की भी शिकायत है। ब्यूरोक्रेसी किसी भी निज़ाम में रीढ़ की हड्डी होती है। ब्यूरोक्रेसी से मेरी मुराद हर वो अफसर है जो 17 से अबव है और इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में है कि मैं अदम तावन इस वक्त तक तो स्माइलिंग फेस के साथ बर्दाश्त किया है, आइंदा अदम तावन बर्दाश्त नहीं करूँगा। शाह से ज़्यादा शाह के वफादार रहने की बजाय आप मुल्क के वफादार रहें। चेयरमैन नैब का बयान सख्त होने के साथ साथ बहुत अहम है। उनका ये कहना कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार सुन लें, उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होगा। उनका इशारा वाज़े तौर पर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी की जानिब था, पंजाब हुकूमत की जानिब था। नाम भी लिया कि पंजाब के कुछ इदारे ताउन नहीं कर रहे। साथ ही उन्होंने बारहा कहा कि नैब को सियासत की नज़र ना करें और इस मौके पर उन्होंने एक मायनी खेज शेर भी सुनाया कि सियासत तो मोहब्बत का चलन छोड़ दिया, हम अगर प्यार न करते तो हुकूमत करते। तो हुकूमत करने का कोई शौक़ नहीं है। यह आपको याद दिला दें कि चेयरमैन नैब के आज के बयान के कुछ रोज़ पहले नैब ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को आशियाना इकबाल स्कीम में मुबैना बेकायदगियों पर तलब किया था, जिसके बाद नैब में वो पेश भी हुए थे। लेकिन इस पेशी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नैब पर तनकीद करते हुए कहा था कि नैब में बुलाया जाना बदनीयती के अलावा कुछ नहीं था, जबकि उससे पहले भी वो नैब पर तनकीद करते रहे। टेलीविज़न के ऊपर जो मुझे कॉल नोटिस इशू हुआ, उसकी बेपनाह तशहीर की गई। इस तरह लगा कि शायद खुदा न खास्ता मैंने क्या जुर्म कर दिया है। तो ये बजाते खुद एक नैब की तरफ से बदनीति पर मबनी अमल था। मैं ऑनरेबल जस्टिस जावेद इकबाल से दरख्वास्त करूँगा कि अपने अमले को रोकें कि वो PTI का कासा लेस ना बने, वो पीपल्स पार्टी का कासा लेस ना बने। वो एहतसाब करें सबका अक्रॉस द बोर्ड। रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो मुझसे इतनी
मोहब्बत कर रहे हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। करप्ट तरीन इदारा है नैब। नैब हैज ओनली नैब दोज इन द पास्ट for political vilification. It's absolutely a den of corruption than eradicating corruption. जब नैब ने नोटिस लिए तो इतना गुस्सा आ गया शहबाज शरीफ साहब को, पेश भी हुए तो उसके बाद इल्ज़ाम लगा दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ईमा पर ना काम करे। नैब के जो चेयरमैन हैं वो इस बात का नोटिस लें कि उनका इदारा क्या कर रहा है। मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं शहबाज शरीफ साहब, मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस लेकर आएंगे, एहतसाब करेंगे। ये बातें पहले भी करते थे, बाद में भी करते रहे हैं। नैब अगर किसी बात का नोटिस ले तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। चेयरमैन नैब कह रहे हैं, और एक ही हुकूमत का उन्होंने नाम लिया है और किसी हुकूमत का नहीं कहा, कि पंजाब हुकूमत के इदारे ताउन नहीं कर रहे। क्या मसला है? वैसे दावा करते हैं ढेले की करप्शन भी मेरे खिलाफ साबित हो जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, तो डर नहीं है कोई? तो नैब के साथ ताउन करने दें इदारों को शहबाज शरीफ साहब। शाहज़ साहब, यहाँ पर दो बातें ज़रूरी हैं। नंबर एक के या तो कोई सवाल बड़ा स्पेसिफिक हो और उस पर कोई नैब को जवाब देना मकसूद हो, तो उस पर तो बड़ी वजाहत के साथ हम ताउन कर रहे हैं। जहाँ पर कई उन्होंने एक ख़ास सवाल पूछा उसका जवाब दिया है, लेकिन जहाँ पर वो पूरे महकमों का रिकॉर्ड तलब करते हैं तो दैट रिकॉर्ड कम्स इन ट्रक्स लोड्स जी, वो तो फिर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है। तो वो जब हम भेजते हैं तो कहा जाता है कि ताउन नहीं कर रहे, तो कतई तौर पर ऐसी सूरत नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशंस बुनियादी तौर पर किसी एक ख़ास पॉइंट पर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। आप अगर 4 साल की पूरी वर्किंग उठाकर उसके अंदर से कुछ देखेंगे कि कहाँ पर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं पूरी हुई, कहाँ पर प्रोसीजरल कोड्स नहीं अडॉप्ट किए गए, कहाँ पर कंपनी के जैसे फॉर एग्जांपल PLDC के केस में था तो उसमें वो फैक्चुअली इनकरेक्ट नोटिस सर्व किया जिसके फिगर्स भी दुरुस्त नहीं थे और जो एलिगेशन लगाया गया था वो भी करेक्ट नहीं था। तो जब कोई एक ऐसा नोटिस आएगा जिसके फैक्ट्स ही करेक्ट नहीं होंगे तो उसके नतीजे में फिर ये शकूक व शुबात तो उठेंगे कि जो तफ्तीश की जा रही है वो जेनेरिक की जा रही है, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे की जा रही है, विदाउट हैविंग एनी स्पेसिफिक एलिगेशंस की जा रही है, पूरे डिपार्टमेंट की वर्किंग उठाकर उसमें से कोई इफ एंड बट निकाला जा रहा है। मलिक साहब, मगर जो 23 जनवरी को भी प्रेस रिलीज है नैब का, उसमें उन्होंने ये एतराज़ नहीं किया कि आपने इतना सारा डेटा उठा के भेज दिया है। उनको उसमें भी उन्होंने एतराज़ यही किया है कि रिकॉर्ड मौजूद है और वो एंटी करप्शन की तरफ से दिया नहीं जा रहा, डीजी एंटी करप्शन की तरफ से। तो अगर ट्रक लोड्स ऑफ डेटा है तो भेज दें आप, नैब को तकलीफ होगी, बड़ी मुश्किल से उसमें से उन्हें पढ़ना पड़ेगा, उसमें से उन्हें निकालना पड़ेगा। अगर आपकी तरफ से सफाई है और काम सारा साफ सुथरा हुआ है और करप्शन नहीं है, भेज दें, नैब को तकलीफ होगी, आपको क्या मसला है? नहीं, देखिए, हमें एतराज़ नहीं है। बुनियादी तौर पे देखिए, गवर्नमेंट गवर्नेंस इज़ अ डे टू डे बिजनेस, ये रोज़ का काम है। जब आपके कोई इन्वेस्टिगेटर्स किसी एक जेनेरिक एक मैं लीगल टर्म इस्तेमाल करने लगा हूँ, इसकी कोई नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है कि कोई नैब के लोग इसको समझें कि मैंने कोई उनके ऊपर तंजिया बात की है। अब फिशिंग अराउंड जो होती है केस लीगल पर्सपेक्टिव में, फिशिंग अराउंड इज़ नॉट अलाउड बेसिकली इन इन्वेस्टिगेशंस। ये एक उसकी मंशा के कानून की मंशा के खिलाफ है। नैब का ऑर्डिनेंस डिमांड ये करता है कि आपके खिलाफ एक स्पेसिफिक केस हो जिसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। प्रोबिंग इन टू द डिपार्टमेंट्स, मतलब 23 जनवरी का नोटिस मैं आपके सामने रखता हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि, और दूसरों के हवाले से भी है इस प्रेस रिलीज में जिक्र, मैं सिर्फ पंजाब स्पेसिफिक बात आपको बता रहा हूं। चेयरमैन नैब ने मुल्तान मेट्रो बस और पंजाब में कायम 56 पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का रिकॉर्ड ना मिलने पर तकरीबन 4 खत लिखने के बावजूद रिकॉर्ड नहीं मिला, इस बात का नोटिस लिया और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुतल्लिका 4 कंपनियों का रिकॉर्ड लेने की हिदायत की। डीजी एंटी करप्शन पंजाब के पास रिकॉर्ड होने के बावजूद अदम ताउन का सख्त नोटिस लिया, तो रिकॉर्ड नहीं दिया। ये 23 जनवरी की प्रेस रिलीज है। शाहज़ेब साहब, मैं इसी बड़ा अच्छा किया आपने ये नुक्ता उठा दिया मुल्तान मेट्रो का। देखिए, मुल्तान मेट्रो की जो वर्किंग है उसकी पूरी रिकॉर्ड प्रोवाइड करने में हमें दिक्कत कोई नहीं। हमने तो ये मामला, आपको याद होगा, या बेट से उठा था जब कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया में वो मिस रिपोर्ट हुआ, एक मलिशियस कैंपेन स्टार्ट हुई जिसको चाइनीज़ रेगुलेटर ने बाद में SCCP पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लियर किया और बाद में उन ज़िम्मेदारान को पकड़ा भी गया जो कि जिन्होंने कोई इल प्रैक्टिसेस करके मुल्तान मेट्रो का गलत नाम लिया था अपनी इल गॉटन मनी को वाइट करने के लिए चाइना के अंदर। तो उस सारी बहस को छोड़ते हुए अब जो वो पूरा रिकॉर्ड मांगेंगे तो वो क्या मांगेंगे? वो मांगेंगे ऑल द डिटेल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, वो मांगेंगे ऑल द पेटी डिटेल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, वो मांगेंगे सब कॉन्ट्रैक्टर्स की डिटेल, वो मांगेंगे वेंडोर्स की डिटेल्स, वो मांगेंगे कि किसने कहाँ पर कितना काम किया। तो
इट्स अ बल्क, इट्स अ लोड अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो दे देना ये बल्क, दे देना ये डॉक्यूमेंट, आपको क्या इशू है? नैब ने पढ़ना है, नैब ने उसमें से चीजें निकालनी है। 23 जनवरी को वो कहते हैं कि साफ पानी की कंपनी और पंजाब पावर कंपनी का रिकॉर्ड डीजी एंटी करप्शन पंजाब के पास है, उन्होंने अदम ताउन किया है। अब वो डीजी एंटी करप्शन के खिलाफ कार्रवाई के लिए चीफ सेक्रेटरी को कह रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी किस तरीके से लगता है और किस तरीके से हर सूबे के वजीर आला का या फिर पार्टी क़यादत के करीब होता है, उसने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने क्या ताउन करना है, और हर सूबे में, पंजाब में नहीं हर सूबे में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट क्या करता है वो भी सबको पता है। तो ये सारा का सारा नोटिस लेने का कह रहे हैं चेयरमैन नैब इसमें 23 जनवरी को। अच्छा, गुजारिश मैं करूं, देखिए जो मैंने आपसे मुल्तान मेट्रो की बात की ना, अगर मुल्तान मैंने आपके सामने मामला क्या उठाया है, अगर मुल्तान मेट्रो में कोई स्पेसिफिक एलिगेशन ये हो कि कॉन्ट्रैक्टर MSXYZ ने ABC से जो पैसे लिए थे वो उसने गलत लिए और काम परफॉर्म नहीं किया और उसको रॉन्ग पेमेंट हो गई, तो ये एलिगेशन है जिसका स्पेसिफिक रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मुल्तान मेट्रो का पूरा रिकॉर्ड दे दें तो खुशी से ले लें जाके, हमें इनकार नहीं है। इसी तरह से आपने साफ पानी कंपनी की बात की, तो देखें एक हमारा जो अब प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड है और फिर जो प्रोविंशियल जो आपकी जितनी भी एक्सपेंडिचर्स हैं, जितने भी आपके सूबाई अखराजात के मामलात हैं ख़जाने से मुतल्लिका, उनको रिस्पॉन्सिबल आपकी प्रोविंशियल, अगर लेट से कि कल को नैब कुछ पकड़ लेती है और नैब कहती है कि ये मैंने इस फलां कंपनी से ये रिकवरी करनी है, तो नैब तो स्टैंड्स एज अ फेडरल गवर्नमेंट, तो मेरे प्रोविंशियल एक्सचेकर के पैसे नैब को, फेडरल गवर्नमेंट को मैं कैसे दे दूंगा? नंबर 1। नंबर 2, तो फिर डबल जेपडी कहाँ पे आएगी? मैंने जब एक इंक्वायरी कर दी, एंटी करप्शन ने एक इंक्वायरी कर दी, एंटी करप्शन ने कुछ जिम्मेदारान को पकड़ लिया और उनको पकड़ के सेंड अप टू कोर्ट कर दिया, वो एंटी करप्शन की कोर्ट में चलान चल रहे हैं, तो नैब वांट्स टू कम इन हेयर नाउ। अब आ रही है नैब कि वो लीगल प्रोसीडिंग सारी रोक दें और ये हमें दे दें। अगर कानून ये इजाज़त देता है, इसकी मंशा कानून के अंदर है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम वो भी दे देंगे। हमने तो उनको किसी चीज़ से इनकार नहीं किया, इवन सो मच सो। मतलब ये जो कानूनी मामलात हैं उसमें शहबाज शरीफ साहब को एक मरतबा बुलाया, गए, ठीक है, अच्छी बात है, बाहर आकर कहने लगे कि आलायकार ना बने नैब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और चेयरमैन नैब को कहा कि इस बात का नोटिस लिया जाए। अगर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है, उसके खिलाफ तो कभी बयान नहीं दिया। नैब ने जैसी थोड़ी सी कार्रवाई की तो उसके खिलाफ बयान दिया। अगर सब साफ है तो क्यों दिया? मैं अर्ज करता हूँ शाहजेब साहब, देखें अगर नैब का मेरे पे एलिगेशन ये होगा कि मैंने एक कंसल्टेंसी फर्म है ESCRP और उसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट 192 मिलियन का दिया है, ये मेरे पे एलिगेशन थी जिसपे चीफ मिनिस्टर को बुलवाया गया, ये चीफ मिनिस्टर के ऊपर लगा इल्ज़ाम था जो फैक्चुअली इनकरेक्ट था, जो कि 35 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने 192 मिलियन का दिया। तो जब नैब को ये बात बताई, शीशा दिखाया कि जो आपका IO ये मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहा है ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, आप नोटिस भेजते वक्त तो भाई ख्याल करें, आपके इस नोटिस के नतीजे में मुझे पॉलिटिकल फॉल आउट भी आएगा, मेरी कैजुअलिटी होगी इस बुनियाद पर कि मुझे सियासी तौर पर एक मीडिया का ट्रायल फेस करना पड़ेगा कि आपने मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया, कोर्ट में तो प्रूव नहीं होगा कुछ, तो वो उसका जो मेरे ऊपर असर आएगा वो भी आपको ख्याल करना चाहिए कि फैक्चुअली इनकरेक्ट नोटिसेस ना भेजें। मतलब जो फैक्चुअली आप इनकरेक्ट वाली बात कर रहे हैं और जो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है आपकी बात में एक लॉजिक नज़र आती है कि नैब को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, मगर जब शहबाज शरीफ साहब बात करते हैं तो उनकी बात में कोई लॉजिक नज़र नहीं आती कि किसी पार्टी का वो इदारे पर ही हमलावर हो जाते हैं कि नैब तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का अलायकार बन रहा है। क्योंकि अगर आपको पता हो तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के भी नोटिस लिए हैं, हेलीकॉप्टर का जो इशू हुआ है इमरान खान साहब के ज़ाती इस्तेमाल का, उसका भी नैब ने नोटिस लिया है। तो आप पोलिटिसाइज तो नहीं ना करने शुरू कर देते जैसे ही इदारा कोई आपके खिलाफ कार्रवाई करे। लैंग्वेज ठीक हो सकती है मगर आपको ताउन करना चाहिए उसके साथ अगर साफ सुथरे हैं और कोई ऐसे मामला खराब नहीं है। देखें ये नोटिस क्या है, जो CM पंजाब को नोटिस आया, आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा ये जानना, जिसमें नैब ने अपने नोटिस में लिखा क्या है, एंड इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। मेरे अपने पूरे एक्सपीरियंस में इस तरह का नोटिस जिसमें ये पहले से डिक्लेयर कर दिया जाए, यानी एक इन्वेस्टिगेटर ये डिक्लेयर कर रहा है कि आपका एक्ट अनलॉफुल है। भाई अनलॉफुल मेरा एक्ट किसने डिटरमिन करना है? आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। और कॉलिंग अप नोटिस में जब अ पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट जिसके ऊपर आप अलेज कर रहे हैं तो आपको लिखना चाहिए कि इट इज अलेज्ड, आपके ऊपर इल्जाम ये है। आप इल्जाम तो मुझ पे लगा ही नहीं रहे, आप तो एक डिक्लेरेशन दे के भेज रहे हैं कि आपने अनलॉफुल एक्ट किया।
बहुत शुक्रिया। मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे अगर नैब को डेटा चाहिए तो कर लेंगे। डबल जीपीडी और जो दूसरे मामलात हैं और लैंग्वेज के मामलात हैं उस पर एतराज़ात उठा रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता रोज़ मिशाल कत्ल केस का फैसला सुनाया गया जिसमें एक मुलजिम को सजाए मौत, 5 को उम्र कैद, 26 मुजरिमों को 3-3 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई, जबकि 26 अफराद शक के फ़ायदे के सबब बरी कर दिए गए। ये 26 अफराद वो हैं जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे जब हुजूम मिशाल पर तशद्दुद कर रहा था और जिसके लिए जज साहब का ये ऑब्जर्वेशन है, जिनके लिए कि वीडियो ये साबित नहीं करती कि ये उस मामले में मुलविस थे। नारे लगाए जा रहे थे और फिर बेगुनाह मिशाल को कत्ल कर दिया गया उस दिन। इस वाक़े की जो वीडियो सामने आई, इस वीडियो में ये अफराद वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं, लेकिन शक का फ़ायदा इनको दिया गया और रिहा कर दिए गए। इनकी रिहाई पर जहाँ सवाल उठे वहीं मिशाल के अहल खाना ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इन 26 मुलजिमान की रिहाई के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में अपील करने का फैसला किया। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी अपील करने की बात की कि इनके खिलाफ अपील की जाएगी, लेकिन इनकी रिहाई के बाद क्या हुआ वो अफसोसनाक मामला नज़र आता है। कुछ ऐसी फुटेज सामने आई है, कुछ ऐसे बयानात सामने आए हैं जिसने मिशाल के ख़ानदान के ज़ख्म जो अभी भरे भी नहीं हैं, इन ज़ख्मों पर भी नमक छिड़कने का काम किया है। और जाहिर है मिशाल का कत्ल एक ऐसा कत्ल था जिसे पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में गम गुस्सा था और वो सब भी बहुत ज़्यादा रंजीदा हुए इस मामले को देखकर, क्योंकि दुनिया ने देखा कि किस तरह हुजूम ने मिशाल पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। इस इल्ज़ाम की बिना पर बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया। हुजूम में मौजूद हर शख्स तकलीफ़ का जिम्मेदार है जो मिशाल को पहुँचाई गई, इस दर्द का जिम्मेदार है जो मिशाल के ख़ानदान को मिला। लेकिन इस बेरहम हुजूम में मौजूद इन 26 लोगों की रिहाई के बाद उनके साथ क्या सलूक किया गया, उनका इस्तकबाल किया गया, उनके साथ उनके ऊपर फूल निछावर किए गए, इस्तकबालिया नारे लगाए गए। इस्तकबालिया तकरीब में शामिल शुरका ने रिहाई पाने वालों को गाजी करार दिया। ये मर्दान में 2 मजहबी जमातों के जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स हैं जो हरीपुर जेल से रिहा होने वाले 26 मुलजिमान का हीरोज़ की तरह इस्तकबाल कर रहे हैं और उनकी सरबराही जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के रहनुमा और साबिक़ मेंबर नेशनल असेंबली शुजा मलिक और जमात इस्लामी के रहनुमा मौलाना अताउर रहमान कर रहे थे और मोबाइल से इन मनाजिर की वीडियो बनाई जा रही थी और मौलाना अताउर रहमान से इजहार ख्याल का कहा गया तो वो क्या कह रहे थे, ये ज़रा देखिए। जमात इस्लामी यो कानूनी जमात दे यो दस्तूरी जमात दे मंगा पदे पाकिस्तान के द कानून द दस्तूर द शरीयत पाबंद जमात यू मंगा गवाड़ो च पदे पाकिस्तान के द अल्लाह ताला शरीयत नाफिज शी और कानून फैसले उशी और कानून एहतराम दे उशी। मशाल पर कत्ल केस के नन पर हरीपुर की जगह अहमदाबाद की जगह फैसला और लेशवा आगे के शपगिश कसान रिहा शु आगे तक बाइज़्ज़त रिहाई में लोशवा गोया की अदालत आगे इस्तकबालिया तकरीब में रिहाई पाने वाले नौजवान ने फूलों का हार पहनकर तकरीर की और कहा कि वो मिशाल कत्ल केस में FIR में नामजद था। उसने कहा कि मिशाल का हशर लोगों को हमेशा याद रहेगा, अब कोई भी गुस्ताखी नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करती रही, लेकिन आज एक दिन बाद जमात इस्लामी की जानिब से इसकी मजम्मत की गई और मजम्मती पैगाम देने में के बाद सेक्रेटरी इतलात जमात इस्लामी अमीरुल अजीम ने जियो न्यूज़ से कहा कि मिशाल कत्ल केस में रिहाई पाने वालों का इस्तकबाल करने पर जमात इस्लामी ने मरकज़ी शूरा के रुकन डॉक्टर अताउर रहमान को तनबीह कर दी है और साथ ही इमरान खान ने इस मामले पर शदीद तनकीद की। वो सामने आए और वाज़े अल्फाज में कहा कि मिशाल ने कोई ब्लास्फेमी नहीं की थी, जमातें इस मामले को इस तरीके से ना करें और जो इस्तकबाल किया गया मजहबी जमातें इस बात का ख्याल करें। इमरान खान आज वाहिद लीडर थे जो इस हवाले से इस मामले पर वाज़े मौक़िफ़ रखते नजर आए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। जाती है।